Namaskar, my dear student. Welcome back to the class of chemistry nucleus by NG. After long time, आज हम लेके आए हैं GOC. GOC मीन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन की सामान्य जानकारी, या हम इसको कह सकते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान. तो आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत हम कुछ टर्म्स यूज लेते हैं बार बार, जैसे व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, या एक कोई अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है और उस अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन न्यूक्लियोफाइल होता है, इन सब की स्टडी करेंगे. तो हम यहाँ शुरू करते हैं जीओसी. जीओसी की शुरुआत सबसे फर्स्ट रिएक्शन, जिसे कहते हैं अभिक्रिया. व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं. तो हम छोटी क्लासों से 9 से स्टार्ट हो जाता है रिएक्शंस के बारे में, और इसकी 10th में डिटेल स्टडी आ जाती है. हम कह सकते हैं डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की. केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच reactants are react to each other and form product at suitable condition. कुछ suitable या हम कह सकते हैं प्रयुक्त जो कंडीशन होती है, उन कंडीशंस के ऊपर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स यानी कि जो अभिकारक, ये अभिकारक आपस में रिएक्ट होके क्रिया करके उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं. इस पूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं. दैट मीन्स reactants form product at suitable condition. जो अभिकारक होते हैं, ये अभिकारक कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस जो होती है, कुछ सुटेबल जो इनकी कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, तो इन कंडीशंस पे क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट होते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं. इस पूर्ण प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. लेकिन आज हम इस रिएक्शंस की डेफिनेशंस के साथ ये रिएक्शंस होती कैसे हैं. जैसे मान लो कि मैं अगर कह देता हूं ए और बी, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दो रिएक्टेंट्स के बीच में मुझे रिएक्शन करवानी है, तो क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए, इनमें क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा. हमने पहले एक डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री जो होती है वो मेन बेस होती है इलेक्ट्रॉन पे. एवरीथिंग, हम ये कह सकते हैं हर एक चीज इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ही केमिस्ट्री में बेस है. यानी कि यहाँ जो मेन जड़ है, जो मेन रूट है, इसकी जो बेस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन. यानी कि यहाँ कंप्लीट कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनों का ही मूवमेंट होगा. चाहे वो स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा स्टेबिलिटी चेक होगी. तो हम रिएक्शंस की स्टडी भी करते हैं, तो उसके लिए हम ये कह देते हैं, मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्म C प्लस डी. ये रिएक्टेंट्स है, यहां कुछ सुटेबल कंडीशन लगा दी, और ये प्रोडक्ट है. तो A प्लस बी रिएक्टेंट्स सुटेबल कंडीशन पर C प्लस डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इस रिएक्टेंट्स के बारे में हमने ये कहा कि व्हाट इज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स आर दैट केमिकल स्पीसीज व्हिच रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट. अर्थात रिएक्टेंट्स या अभिकारक क्या होते हैं, वो रासायनिक स्पीसीज होती है. वह रासायनिक, हम कह सकते हैं यौगिक हो सकता है, मूलक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्पीसीज हो सकती है जो आपस में रिएक्ट करती है, और आपस में रिएक्ट करने आइदर एडिशन, एलिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं. तो इस केमिकल स्पीसीज को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये फर्दर क्लासिफाइड अगर हम इसको करें तो 2 टाइप्स. फर्स्ट रिएजेंट एंड सेकंड सबस्ट्रेट. रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट. रिएजेंट अर्थात क्रियाकारक, सबस्ट्रेट अर्थात क्रियाधार. What is reagent and what is substrate? अगर हम ये यहाँ बोल रहे हैं, ये दो जो स्पेसीज है जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही हैं,
तो इनको हम कहते हैं रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। आइदर इसको हम अगर रिएजेंट बोले तो सेकंड वन इज द सबस्ट्रेट। तो इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो रिएजेंट या जिसको क्रिया कारक बोल रहे हैं, व्हाट इज रिएजेंट? रिएजेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अटैकिंग स्पीसीज। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको हम ऐसे इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये दोनों अगर मेरे A प्लस बी है, ये वाले, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स है। अगर इन रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करना है तो ये यहां पे हैं, तो इनमें से हम ये कहेंगे एक ऐसी स्पीसीज होगी जो जाके इसके ऊपर अटैक करेगी और दूसरी ऐसी स्पीसीज होगी जिसके ऊपर अटैक होगा। तो जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, जो एक्टिव स्पीसीज होती है, जो रिएक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, वो कहलाती है आपके रिएजेंट्स। और जिसके ऊपर अटैक होता है इस स्पीसीज को कहते हैं सबस्ट्रेट। वैसे भी अगर हिंदी वर्ड देखें तो क्रिया कारक, जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं कारक। तो जो ये प्रोसेस को संपन्न करने के लिए जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसको कहते हैं रिएजेंट्स। क्रियाधार, धार का मतलब हो गया जिसके ऊपर धारण होगा, तो जिसके ऊपर अटैक होगा उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। तो दोनों स्पीसीज की डेफिनेशन क्लियर हो गई। रिएजेंट्स आर दोज केमिकल स्पीसीज व्हिच इज अटैकिंग, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अटैक करने वाली स्पीसीज होती है, जो एक्टिव स्पीसीज होती है रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले रिएजेंट की, उसको हम कहते हैं रिएजेंट्स। और सेकंड वन जिसके ऊपर अटैक होता है, ऑन विच अटैक इज अकर्स, उस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। तो रिएजेंट्स एंड सबस्ट्रेट। A plus B and C plus D, that means reactants react to each other and form product. Reactants further divided into two types, reagent and substrate. This is the suitable condition. बहुत सिंपल सी चीज है। रिएक्शंस जो होती है उसके दो भाग होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स या जिसको अभिकारक कहते हैं और प्रोडक्ट जिसको उत्पाद कहते हैं। सिंपल सा है, हम सब एक एक टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो पहले उत्पाद। उत्पाद वह केमिकल स्पीसीज जो हमें इस प्रोसेस के एंड में प्राप्त हो जाती है, लास्ट में जो हमें मिल जाती है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्पेसिफाइड इसको करने की जरूरत है नहीं। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, वो रिएक्शंस पे डिपेंड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट बना है, क्या बना है। सेकंड चीज चलते हैं सूटेबल कंडीशन पे। सूटेबल कंडीशंस क्या होती है? टेम्परेचर होता है, आपके प्रेशर होता है, या स्पेशल कंटेनर, जैसे क्लोज कंटेनर में होती है, ओपन कंटेनर में होती है। तो ये स्पेशल कंडीशन रिएक्शंस टू रिएक्शन वेरी करती हैं। नेक्स्ट वन इज द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स ऐसी स्पीसीज होती है जिसके बिटवीन रिएक्शंस की प्रोसेस जो होती है वो होती है। तो रिएक्शन प्रोसेस होने के कारण हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसी केमिकल स्पीसीज जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बदलती है। those chemical species which react to each other and form product is known as reactants. तो reactants जो होते हैं आपके वापस डिवाइड हो जाते हैं टू टाइप्स में, reagent and substrate। क्योंकि हमने कहा कि A and B दो चीज है। तो ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे पर रिएक्ट कब करेंगे? या तो ये इसकी तरफ अप्रोच करे या ये इसकी तरफ अप्रोच करे। ऐसे ही रखी हुई है तो चीज आपस में रिएक्ट नहीं होगी। तो सिंपल सी चीज है, इसमें से एक स्पीसीज ऐसी होगी जो हाईली एक्टिव होगी और दूसरी लेस एक्टिव होगी या नॉन एक्टिव या डी एक्टिव होगी। तो सिंपल सी चीज हम ये कह सकते हैं, एक स्पीसीज जो हाईली एक्टिव होती है उसको हम कहते हैं रिएजेंट। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में यदि हमें रिएक्शन करवानी है तो इनमें से एक स्पीसीज ऐसी होगी जो एक्टिव होगी, और एक्टिव स्पीसीज है तो एक्टिव यानी कि बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, तो वो जाके उस पर अटैक करेगा। तो हमेशा अटैकिंग स्पीसीज जो होती है, अटैकिंग स्पीसीज को कहते हैं हम रिएजेंट। अटैकिंग स्पीसीज जो होती है वो रिएजेंट होती है। और सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वह स्पीसीज होती है जिसके ऊपर अटैक होता है, इसको हम कहते हैं क्रिया कारक। जो क्रिया करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, वो आपके कहलाता है रिएजेंट्स। एंड क्रियाधार जिसके ऊपर आधार यानी कि उसको धारण करता है, तो क्रियाधार हो जाएगा आपके जिसके ऊपर अटैक होता है। तो हम जिसके ऊपर अटैक होता है सबस्ट्रेट, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। इसके ऊपर तो जैसे ही आपके कोई भी आएगा तो यहाँ
प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करनी है तो उस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे रिएजेंट्स की। अटैकिंग स्पीसीज जो होती है, इस अटैकिंग स्पीसीज जिसको रिएजेंट्स कहते हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। मैंने पहले डिस्कस किया था कि अभी हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और रिएक्शंस में सारी जो चीजें हैं, रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट हो, केमिकल स्पीसीज होती है और केमिकल स्पीसीज में कुछ भी चेंजेस होना है तो उस चेंजेस के लिए यहाँ जो रेस्पॉन्सिबल है, जो आधार है, वो मुख्य रूप से होता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जाएंगे या इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड का टूटना होगा या कुछ भी चेंजेस आएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन भी हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। ऐसी केमिकल स्पीसीज, देखो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइलस, और ये दो वर्ड से बनना है न्यूक्लियस प्लस फाइलस। इस फाइलस का मतलब है लविंग स्पेसीज, सेम लविंग स्पेसीज, अर्थात ऐसी केमिकल स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज हो। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होने का मतलब जिसके खुद के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखती हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दैट मींस न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज का मींस हो जाएगा जिसको पॉजिटिव साइन ज्यादा पसंद हो, दैट मींस खुद क्या हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पेसीज हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ क्या हो, ज्यादा हो, हाई हो, तो वह स्पेसीज आपको कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल दैट मींस इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसीज और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो, वो कहलाएगी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो वो कहलाएगी आपके न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो तो वो हमेशा ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइट, हमेशा ऐसी जगह पर जाके वो अटैक करेगा जो खुद क्या हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। क्योंकि इसको ये अटैक क्यों हो रहा है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, तो डेफिशिएंट स्पेसीज इसके ऊपर इसलिए अटैक करेगा ताकि इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके, इसके इलेक्ट्रॉन ले सके। तो ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट एंड इट ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये आपके सेम उस चीज का कंसेप्ट, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक राजा महाराजा का किला है, उस पे कोई फर्दर हम कह सकते हैं दूसरा जो है किंग जो है, राजा है, वो अटैक करता है। वो क्यों करता है, अपने राज्य का जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है, वो इसलिए अटैक करता है ताकि वो अपना राज्य बढ़ा सके। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके पास क्या है, साम्राज्य है, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको ये राज्य चाहिए, इस मींस इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। तो सिंपल कंसेप्ट ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको लेने के लिए और ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इसका मींस ये इसको वापस जो ये अटैक करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन बचाने के लिए कह सकते हो, या हम ये कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पेसीज होती हैं, ऑलवेज जो है अटैक करती है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसीज के ऊपर। उस स्पेसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा हो उस पर अटैक करेगा। ये अटैक करने का सिंपल मतलब ये है, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल इसलिए हो जाएंगे ताकि न्यूट्रल एक स्टेबल स्पेसीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, ऑलवेज आयन जो होते हैं वो हम ये कहते हैं लेस स्टेबल होते हैं। ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसीज पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पेसीज पे अटैक करेगा, दैट मींस ये रिच डेफिशिएंट स्पेसीज है, तो हम इसको कह सकते हैं लुईस एसिड, और इसको हम कह सकते हैं लुईस
बेस। लुईस जो था आपके लेविस एसिड और लेविस बेस का कंसेप्ट अगर हम चेक करते हैं तो लुईस ने ये कहा था कि अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, वो स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेफिशिएंट हो और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। दैट मीन्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेंगे वो सभी लुईस अम्ल या लुईस एसिड कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर वर्क एज, या हम कह सकते हैं एक्ट एज लुईस एसिड। तो इसको लुईस एसिड कंसेप्ट से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जबकि न्यूक्लियोफाइल, लुईस ने न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करने के लिए, या हम कह सकते हैं बेस को डिफाइन करने के लिए कहा था कि ऐसी केमिकल स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको कहते हैं बेस। तो न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज और ये हमेशा उस साइड पे अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, दैट मींस अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब है ये यहाँ पे लुईस बेस कहलाएगा। तो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। सिंपल से अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज, जनरली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, और न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं जनरली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं जनरली नेगेटिव चार्ज होते हैं। जनरली वर्ड इसलिए यूज लिया जा रहा है, जनरली का मींस ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा इलेक्ट्रोफाइल हो ये जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NH4+, अमोनियम है ये NH4+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इस मींस अगर हम कहें कि ऑल पॉजिटिव आर इलेक्ट्रोफाइल तो ये इसको भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, बट इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट नॉट फुलफिल्ड फर्दर कंडीशंस। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज NH4 पॉजिटिव अमोनियम का अगर हम स्ट्रक्चर बात करें तो इसके वैलेंस से जो संयोजी कोष होते हैं उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। और ये 5 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिसमें से 1H 2H 3H एंड फर्दर 4 इज द H पॉजिटिव। तो H+ होने के कारण ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट कंप्लीटेड 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अष्टक जो है इसका अष्टक पूर्ण हो गया, अर्थात इसके पास एक्स्ट्रा वैकेंट स्पेस नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। दैट मींस इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज होने के बावजूद भी इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इट इज जनरली पॉजिटिवली चार्ज। ये सामान्यतः जो है वो प्लस वाले जो धनात्मक आवेश वाले जो होते हैं, हमेशा धनात्मक आवेश हो ये जरूरी नहीं है। और सेम कंसेप्ट न्यूक्लियोफाइल का मींस कंसेप्ट ये है इट इज जनरली नेगेटिवली चार्ज। जनरली नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो गया ऑलवेज नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हम ये कहे कि न्यूक्लियोफाइल हो ये भी जरूरी नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल की कंडीशंस ये है इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इनकी जो टेंडेंसी जो होता है, इनका जो सामर्थ्य होता है वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे तो वह स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स की कि होते कैसे कैसे हैं, तो हमने फर्स्ट कह दिया जनरली पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज लाइक H+, R+, H पॉजिटिव हो गया, R पॉजिटिव हो गया, एल्किल ग्रुप्स जो है वो हो गया आपके CH3 पॉजिटिव हो गया, कार्ब कैटाइन जो हो गया, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर आ जाएंगे। एंड सेकंड अगर इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो। लेकिन न्यूट्रल स्पीशीज अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका मीन्स ये है
कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स है टू अट्रैक्ट या टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल स्पीसीज ऐसी होगी जिनके पास ऐसी कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन लेके रख सकते हैं। तो वैकेंट p ऑर्बिटल्स, स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, जिनके पास रिक्त p कक्षक उपस्थित हो, लाइक BF3, AlCl3, इनके पास रिक्त जो है p कक्षक उपस्थित है, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यदि ये एक्सेप्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को वहां पे रख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम BF3 की बात करें तो BF3 इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज फॉर बोरॉन। बोरॉन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने पर इसका यहां पे हम बात करें तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, इनकंप्लीट ऑक्टेट रहता है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। तो अपूर्ण अष्टक होने के कारण इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट p ऑर्बिटल बिकॉज बोरॉन B5 एटॉमिक नंबर इसके 5 हो गए, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। p ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px py एंड pz, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे अभी भी वैकेंट p ऑर्बिटल की प्रेजेंट उपस्थिति होने के कारण हम ये कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने वैकेंट और p ऑर्बिटल में रख सकते हैं। सेकंड, स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल्स। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास p ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड होता है बट d ऑर्बिटल्स, वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है, जैसे ZnCl2। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली इनके एग्जांपल होते हैं ZnCl2, FeCl3, ये जो एग्जांपल आएंगे जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण ये एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे वर्क करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल सेम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव हो, Cl-, F-, Br-, R-, इस तरह से जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी वो सारी स्पीसीज क्या हो जाएगी आपके न्यूक्लियोफाइल जैसे वर्क करेगी। एंड सेकंड, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज की बात करेंगे तो न्यूट्रल स्पीसीज यहाँ पे ऐसी होगी, ऐसी स्पीसीज जिसके पास स्पीसीज न्यूट्रल है बट हैविंग लॉन पेयर, इनके पास लॉन पेयर की उपस्थिति होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 लॉन पेयर, H2O लॉन पेयर। तो इस तरह से लॉन पेयर प्रेजेंट होने वाली स्पीसीज आपके क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी, जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है डोनेट कर सके, दान कर सके, वो आपके कहलाती है न्यूक्लियोफाइल। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं हायर क्लास की, तो यदि A डबल बॉन्ड B, ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर हम कहते हैं डबल बॉन्ड द्विबंध की उपस्थिति होते हैं, तो इस द्विबंध की उपस्थिति वालों को भी हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, द्विबंध वाले की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A एंड B इज डिफरेंट, इनमें से दोनों में से यदि किसी की एक इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान जो है वो अधिक है और दूसरे का कम है, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएंगे, और शिफ्टिंग होने के कारण इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो वर्क करेगी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की वजह से, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज की बात हो और डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज में यदि दोनों की विद्युत ऋणता का मान समान नहीं हो, किसी एक की विद्युत ऋणता का मान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता का मान क्या हो, कम हो, तो इस कंडीशंस में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनता है। और सेम कंडीशन यदि A डबल बॉन्ड B, इस कंडीशंस की अगर बात हो बट दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, सेम हो, तो उस समय किधर भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कंडीशंस की अगर बात हो तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। सिंपल कंसेप्ट
जब भी डबल बॉन्ड हो, किन्हीं भी दो एलिमेंट के बिटवीन डबल बॉन्ड हो, एल्किन ग्रुप हो कह सकते हैं हम, तो द्विबंध से बंधित दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि समान हो, ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। और दोनों इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड से बंधित आपके एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट हो, तो हमेशा यहाँ पे एक स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और कंडीशन अगर हम बात करना चाहें तो यदि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यदि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, सेम हो, डबल बॉन्ड से बंधित दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, सिमिलर हो, बट हम ये कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मींस ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का अगर किसी भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हमेशा हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, इधर की तरफ जाएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने पर हमेशा वो ऐसे वर्क करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल की जैसे। एक सिंपल रिएक्शंस के टर्म, हम कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के बाद रिएक्टेंट्स क्या है वो सीख लिया हमने, प्रोडक्ट क्या है वो बता दिया हमने, रिएजेंट, सब्सट्रैक्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को सीखने के बाद अब हम बात करते हैं ये रिएक्शन हुई कैसे, दैट मींस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यानी कि किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी टर्म है, लेकिन सब कुछ रिएक्शंस का होना, नहीं होना, फास्ट होना, स्लो होना, और एवरीथिंग हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू, हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिज्म। सब कुछ जो इन्वॉल्व होता है वो आपकी क्रियाविधि कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण रूप से डिफाइन करना है आपको, विस्तृत रूप से अगर हम इसकी चर्चा करें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं या क्रियाविधि कहते हैं। मैकेनिज्म है क्या, बहुत सिंपल सी चीज है, एक पाथवे है, इट इज ए पाथवे। हम ये कहते हैं हम यहां से कहीं गए तो हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि हम अभी यहाँ खड़े हैं और आफ्टर सम टाइम्स हम वहां गए सेकंड प्लेस पे। तो इन दोनों प्लेस को हम मान लेते हैं एक रिएक्टेंट है, दूसरा जो है वो प्रोडक्ट है। लेकिन हम फर्स्ट प्लेस से लास्ट प्लेस की तरफ किस रास्ते से होते हुए पहुंचे, इस पाथवे को कहते हैं मैकेनिज्म। दैट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जिस पाथवे को इन्वॉल्व किया गया, जो रास्ता यूज किया गया, उस पाथवे को ही हम, इस सिस्टमेटिक पाथवे को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। डिफाइन करने की अगर बात करें तो इट इज द सिस्टमेटिक पाथवे, सिस्टमेटिक स्टेप वाइज एंड थर्मोडायनामिक पाथवे ऑफ ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तीन वर्ड मैंने काम में लिए हैं, फर्स्ट सिस्टमेटिक, सेकंड सिस्टमेटिक हो गया स्टेप वाइज, सेकंड थर्मो डायनामिक्स एंड थर्ड रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। क्या मीन्स हुआ सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का स्टेप वाइज। सिस्टमेटिक स्टेप वाइज का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन हो रहा है तो सिस्टम है, एक प्रॉपर वे में चलता है स्टेप वाइज। फर्स्ट जैसे पहली सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो स्टेप वाइज सिस्टमेटिक प्रोसेस चलता है। थर्मोडायनामिक्स, देखो थर्मोडायनामिक्स एक बड़ी ब्रांच है, हम इसकी स्टडी फर्दर वीडियो में करेंगे। थर्मोडायनामिक्स का मीन्स ये होता है जहां एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो रिएक्शंस में क्या होता है कि हमने बात की कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां एनर्जी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि हमने शुरू में कहा था यूनिवर्स जो होता है उसको दो चीजों में बांट सकते हैं, दैट इज मास एंड एनर्जी। तो रिएक्टेंट्स भी इन्हीं दोनों चीजों में इन्वॉल्व होता है, कहीं पे मास में चेंजेस आता है, कहीं पे एनर्जी में चेंजेस आता है। तो एनर्जी में चेंजेस आता है इसलिए इसको थर्मोडायनामिक्स वर्ड यूज किया, एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का पाथवे। तो मैकेनिज्म क्या हो गया, इट इज ए सिस्टमैटिक स्टेप वाइज पाथवे ऑफ सिस्टमैटिक स्टेप वाइज थर्मोडायनामिक पाथवे इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दैट मींस
तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया, स्टेप वाइज आपके पाथवे है थर्मोडायनामिकली जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस पाथवे को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एनर्जी इन्वॉल्व होने का मतलब, क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड टूटेगा, कोई बॉन्ड बनेगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का नया बनना, जब भी बॉन्ड टूटता है या जब भी बॉन्ड नया बनता है तो एनर्जी में चेंजेस आता है, वेरिएशन होता है। क्योंकि हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है एंड कोई भी बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और बॉन्ड को हम कहते हैं नया फॉर्मेशन होता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए ये थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं 4 टाइप्स में। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, इसको अच्छे से डिटेल स्टडी करने के लिए हम इसको 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट अर्थात इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। सेकंड कैटेगरी, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बंध का विदलन। थर्ड कैटेगरी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट अर्थात मध्यवर्ती का निर्माण। एंड लास्ट वन कैटेगरी इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का प्रकार। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो होती है उस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को हम 4 भागों में स्टडी करने के लिए, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, इसको 4 भागों में हम बांटते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट दैट मींस इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बंध का विदलन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का निर्माण, एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस है क्या, एक सिस्टम है, एक पाथवे। हमने इसकी अभी डिफिनेशन की बात की थी। अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये मैं ले लेता हूं, डिफरेंशिएट कर लेता हूं कि ये एक रिएक्टेंट है, सिंपल सा, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस का मतलब है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। फर्स्ट हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज नथिंग। प्रोडक्ट क्या है, एक केमिकल स्पीशीज है जो कि नई चीज हमें प्राप्त हो जाती है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स को हमने डिफाइन किया था सब्सट्रेट एंड रिएजेंट्स में, फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के रूप में, लेकिन प्रोडक्ट को हमने डिफाइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो कुछ नई चीज होती है, हम ये कह सकते हैं अलग हटके। यदि ये एक रिएक्टेंट्स है और मान लो इसमें कुछ भी चेंजेस आ गया और वो चेंजेस आने के कारण ये पहले वाले जो कुछ समय पहले जब रिएक्शन से पूर्व जो रिएक्टेंट था उससे अलग हो गया, नई चीज हमें प्राप्त हो गई, तो इस चीज को हम कहेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज नथिंग ओनली, इट इज ए केमिकल स्पीशीज विच इज, हम कह सकते हैं डिस्टिंग्विश, या हम कह सकते हैं डिफरेंट टू रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है उससे कुछ अलग होती है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाता है, उस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो 4 कैटेगराइज हम इसको करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, इन 4 स्टेप्स में इसलिए डिवाइड कर देते हैं। देखो इसको एक अच्छे से हम सिंपल से वे में समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये 2 मार्कर है, ये है आपके रिएक्टेंट्स। इन रिएक्टेंट्स के बिटवीन रिएक्शन करवानी है। हमने इसको मान लो ये मैंने एक कंटेनर बॉक्स में इसमें डाल दिया, क्या आफ्टर सम टाइम्स इससे नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कोई नया उत्पाद बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज सिंपल सा कंसेप्ट ये है, इनमें कोई ना कोई इंट्रैक्शन होना चाहिए। देयर इज ए इंट्रैक्शन। जब इंट्रैक्शन होगा तो इंट्रैक्शन होने पर ही नई चीज का फॉर्मेशन होगा। इंट्रैक्शन होने का सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ तरह से क्रिया कर जाए। क्रिया कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। तो यदि ये 2 केमिकल सब्सटेंसेस हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें या इस इधर की तरफ, दोनों में से जो भी रिएजेंट और सब्सट्रेट होगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे या डिस्प्लेस होंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट, जो कि 2 टाइप्स का हो सकता है फर्दर, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी एंड परमानेंट, टेम्पररी का मीन्स हो गया अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और स्थायी इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन।
टेम्पररी का क्या मीन्स हुआ, यदि हम ये कहें ये एक रिएजेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना है, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अगर किसी केमिकल स्पीशीज की प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, किसी अन्य स्पीशीज की प्रेजेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको कहते हैं टेम्पररी। क्योंकि यदि इस तीसरी स्पीशीज जिसकी प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम रिमूव कर दिया जाए, हटा देते हैं, तो ये जो प्रभाव है वो हट जाएगा। तो इस टाइप का इफेक्ट कहलाता है टेम्पररी। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, दैट मींस प्लस ई एंड माइनस ई। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव, जो कि दो भागों में बांटा गया है, प्लस ई और माइनस ई। क्या है क्या नहीं है, डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब है देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर केमिकल स्पीशीज, यहाँ पे किसी तीसरे की या किसी अन्य की उपस्थिति होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता। उपस्थित होगा तो भी ये इफेक्ट ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट करेगा, और उपस्थित नहीं होगा तो भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। उपस्थित होने के बाद हटा दिया जाएगा तो भी इस इफेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट के अंदर जो आते हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, जो प्लस आई और माइनस आई। सेकंड रेजोनेंस, अनुनाद, प्लस आर माइनस आर, या जिसको प्लस एम माइनस एम भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच माइनस एच, अति संयुग्मन। तीन मुख्य रूप से प्रभाव आते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई प्रभाव, रेजोनेंस, अनुनाद, प्लस आर माइनस आर या प्लस एम माइनस एम, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, प्लस एच एंड माइनस एच। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये चार इफेक्ट ऐसे हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री के लगभग बहुत सारे कंसेप्ट वर्क करते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस के, अगर ये चार इफेक्ट आपको अच्छे से क्लियर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी, इन सब क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इनको हम फर्दर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, तो बॉन्ड टूटेगा। जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे उस बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। तो ये ब्रेक डाउन टू टाइप से हो सकता है, होमोलाइटिक एंड द हेटेरोलाइटिक। यानी कि ये बॉन्ड यदि बराबर भागों में बट जाए, दो बराबर भागों में इसके दो हिस्से हो जाए, तो होमोलाइटिक, इसको हम कह सकते हैं समांस विखंडन। और यदि ये बराबर भागों में ना बटे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके निकल जाए, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, तो इसको कहते हैं विसमांस। और विसमांस और समांस विखंडन से, समांस विखंडन जब भी होता है तो हमेशा फॉर्मेशन होता है आपके दो बराबर भागों में बंटने के कारण फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। विषमांस विखंडन से हमेशा कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन बनता है। फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक या कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। जब भी कोई स्पीशीज टूटेगी, क्योंकि जब भी एक पूर्ण स्पीशीज होती है, न्यूट्रल स्पीशीज होती है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन अब हम कहते हैं स्पीशीज है। लेकिन जैसे ये टूटेगा तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि अनस्टेबल होती है, तो हम कहते हैं ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होते ही एक्स स्टेप लगता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन हो गया, कार्ब एनायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ये कुछ फ्री रेडिकल है जिसकी हम स्टडी करेंगे। कार्ब कैटायन क्या होता है, कार्ब एनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होता है, बेंजाइन, नाइट्राइन, नाइट्रीन हो गया, कार्बीन हो गया। इस तरह के यहाँ पे मध्यवर्तियों का निर्माण करेंगे। मध्यवर्तियों के साथ साथ एक अलग स्टडी पढ़ेंगे हम टीएस, संक्रमण अवस्था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन संक्रमण टीएस एंड ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे हम। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्सट्रैक्शन रिएक्शन
एडिशन रिएक्शंस हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, हम ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एंड द रीअरेंजमेंट। एडिशन फर्दर 3 टाइप्स की हो जाएगी, एलिमिनेशन फर्दर टाइप्स की हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन फर्दर टाइप्स की हो जाएगी, एंड द रीअरेंजमेंट अलग अलग टाइप्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक ओवरव्यू देख लिया, चार्ट बना दिया डिटेल स्टडी के लिए कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करते हैं, मुख्य रूप से 4 इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इन चारों इफेक्ट की डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद आ रहा है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज कब होता है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कब होता है, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो भी होता है तो कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट की। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट में कुछ इंटरमीडिएट जो होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी बनती है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। उसके बाद नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बीन, फ्री रेडिकल्स। उसके बाद लास्ट वन इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, किस टाइप से रिएक्शन होती है आपके, कौन सी उसकी मैकेनिज्म होती है। एडिशन रिएक्शन हो रही है, दोनों में जुड़ रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन होता है या रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करके इस तरह से कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे 1.5 पॉइंट स्टेप में।